हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे चैनल के प्ले स्टोर में सारे वीडियोस पड़े हैं, आप लोग चाहे तो वहां पर जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कार्बन और इसके यौगिक जो चैप्टर 4 है उसके कई सारे हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, लेक्चर हम लोगों ने समाप्त कर चुके हैं। और लेक्चर समाप्ति के साथ साथ पिछला जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था समजातीय श्रेणी क्या होती है। ठीक है, समजातीय श्रेणी क्या होती है, एल्काइन एल्कीन, ये सब एल्काइन एल्कीन इससे भी पहले पढ़ा हुआ था। और समजातीय श्रेणी क्या होती है ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में जैसे कि आप सभी देख रहे हैं पीछे मेरे व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म होता क्या है। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म आपके पीछे हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है और आज हम इसी के बारे में फुल रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियोस की तरफ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलते रहे। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसकी जानकारी लेनी है हमको। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, एक्सपेरिमेंट हम तब तक नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम नहीं पड़ेंगे कि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो क्या करते हैं हम, कार्बनिक यौगिकों को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जब कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं यानी दहन करते हैं तब एक अलग प्रकार की बात सामने निकल कर आती है। वो क्या आती है, देखिए इसका रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है दहन है, जिसमें से दहन का मतलब होता है जलना, जलाना दहन करना मतलब। ठीक है, दहन अब दे दिए। ठीक है, अब ज्वाला प्रदर्शित करना है। और किसी भी पदार्थ को केमिस्ट्री में यानी कि रसायन शास्त्र में जलाने के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना पड़ता है, ना कि उसमें डायरेक्ट आग लगा देना पड़ता है। यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा ये कार्बनिक यौगिक है, ये हमारा कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन से हम लोगों ने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया है, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का हम लोगों ने क्या कर दिया है, दहन कर दिया है। तो जब कार्बनिक यौगिकों का हम लोग क्या किया, दहन किया, जब दहन किया तो हमको जो प्राप्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऊष्मा और प्रकाश। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, ठीक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो आपका, चाहे वो मीथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर जलाइएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यही, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा प्रकाश, बस इतने चीज को मिलता है। और इसमें जो ऊष्मा और जो प्रकाश होती है उसकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए हम इसको ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप पॉइंट में देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि अब कहीं पूछ एग्जाम में कि कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, तो आपको बोलना है क्या कि कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि इसे जलाने पर यानी कि कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होते हैं। तो देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का जब हम दहन कर रहे हैं तो यहाँ ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो हो ही रहा है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार एक पॉइंट ये भी रहा हमारा कि कार्बनिक यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कार्बनिक यौगिकों का, क्या नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल होता है। निम्न में दे देगा चार ऑप्शन में से ये पहला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, ईंधन के रूप में भी होता है क्या, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ, है ना, मालूम रहेगा तब ना बोलेगा, ना मालूम रहेगा तो बस मुंह ताक के चले जाएगा और उसमें करना क्या है। तो ये जो आपका कार्बनिक यौगिक का जो रासायनिक गुणधर्म है ये तो जल्दी सब्जेक्टिव्स में कम चांस रहते हैं इसके पूछने के, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स यहां से बहुत आते रहते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म ऑब्जेक्टिव, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं पूछ रहेगा कार्बनिक यौगिकों का दहन करने पर क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिए। अगर आपको आएगा तो नहीं, आप समझ पाइएगा तो नहीं। और हमारे चैनल पर अगर पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगर रटने के पीछे पड़े हैं तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा जो है, हम जो पढ़ाते हैं और जो हम सिखाते हैं, हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम कैमरे के इस पार पर बैठे हैं और आप कैमरे के उस पार बैठे, ठीक है, और आपके माइंड में हमारे माइंड की कितनी दूरी होगी हमारे बीच और आपके बीच, लेकिन हम इस कैमरे के इस आपके मोबाइल के अंदर है एंड आप उस मोबाइल के बाहर है, लेकिन हम दोनों के बीच की दूरी बहुत क्या होगी, कम है। और हम बहुत ही कम नहीं, बहुत ही ज्यादा उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि हम जो भी पढ़ाते हैं डायरेक्ट आपके माइंड में बैठा सके। ठीक है, तो हमारे चैनल पर अगर पढ़ते हो तो ये भूल जाओ कि रट के हमको पास होना है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टिव्स हो गए, यहाँ पर इसको वीवीआई लगाइएगा, तो अगर इसको लगाइएगा वीवीआई तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए लगाइएगा, वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब देखना क्या है कि देखिए अब ऑक्सीकरण के बारे में देखना है। पहला गुणधर्म हम लोगों ने जाना कि पहला गुणधर्म हमारा दहन, ठीक है। अब ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण भी एक इसका गुणधर्म है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण जब कीजिएगा किसी का, तो बोल रहा है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जी हाँ, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल जो आपका है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये भी गुण है कार्बनिक रासायनिक यौगिक के, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में से एक गुणधर्म ये भी है ऑक्सीकरण, जिसके अंतर्गत ये आता है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल जो है आपका वो किस चीज में बदल जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, CH3COOH में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है या फिर किस यौगिक की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको बोलना पड़ेगा या तो क्षारीय KMnO4 यानी कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो अल्कोहल है आपका, अब आप कहिएगा क्या, यहाँ पे CH3CH2OH लिखा है, CH3CH2OH लिखा हुआ है और यहाँ पे अल्कोहल का सूत्र तो C2H5OH दिया हुआ है। तो आंख के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि CH3 और CH2, ये C हमारा क्या हो जाएगा C2 और ये H3H2 कितना हो जाएगा H5 और ये OH का OH, यानी कि इस दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। CH3CH2OH या फिर C2H5OH आपका रहेगा ये अल्कोहल ही, ये आपका हो गया अल्कोहल जो कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ये हमारा किस चीज में बदल जा रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जा रहा है। किस चीज में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक दूसरा नाम भी होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो आपका तीसरा नंबर पे आता है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में, जो आपका थर्ड नंबर पे आता है उसको हम लोग कहते हैं संकरण अभिक्रिया। यहाँ संकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको। अब ये होता क्या है, तो ये देखिए गौर से कि यहाँ पर जो आपको एक बात बताया जाएगा, एक टॉपिक बताया जाएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो आप इसको मोस्ट VVI लगा लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। जी हाँ, वनस्पति तेल और वनस्पति घी जो होते हैं, वनस्पति तेल और घी इसी विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो किस विधि द्वारा, तो हम इस वीडियो में अभी जस्ट बताने वाले हैं। अगर आप नहीं इसको अगर पॉइंट में अगर नोट बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना रहे हैं तो कम से कम माइंड लगाकर कम से कम इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप ही को काम देगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा और जब आपके पास वहां पर क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार किए हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आराम से लिख के चले जाएगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर कहीं अगर अच्छे तरीके से तैयार नहीं किए हुएगा तो समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि संकलन अभिक्रिया में होता क्या है। बोल रहा है क्या कि पैलेडियम जिसको हम लोग पीडी से सूचित करते हैं, ये भी एक तत्व है, ठीक है, लेकिन ये है एक उत्प्रेरक है, ठीक है। पैलेडियम जिसको हम लोग पीडी से सूचित करते हैं या निकेल जिसको हम लोग एनआई से सूचित करते हैं, जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहां पर लिखना बेस्ट होता, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तो हम ही लोग बनाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, तो यह पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। और इस प्रकार हाइड्रोजन जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इस प्रकार जो होता है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त बनाना, जैसे हम हाइड्रोजन जोड़े हैं तो भी इस प्रकार जो मतलब इस प्रकार ये भी हाइड्रोजन जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव्स किस प्रकार आएगा उसको हम आपको बताते हैं। क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स को आने का जो प्रकार है वो है पोलेडियम। पूछेगा क्या कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से
किस उत्प्रेरक की सहायता ली जाती है? ऑप्शन में दे देगा, तीन अलग अलग दे देगा, एक पैलेडियम और या निकेल में से कोई डाल देगा। क्या कीजिएगा? मालूम रहेगा तो पैलेडियम या निकेल में ऑप्शन का टिक मार के चले आएंगे। उसी प्रकार पूछेगा कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर में, तो आप नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जोड़ने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। या फिर अगर ऐसे लिखते हैं कि पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया जाता है, और इस प्रकार हाइड्रोजन जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अब हाइड्रोजनीकरण का एग्जांपल देख लीजिए कैसा होता है। आशा करते हैं कि कट नहीं रहा होगा, वीडियो का फ्रेम कट रहा है क्या? वीडियो का फ्रेम नहीं करना चाहिए, शायद नहीं करना चाहिए। देखिए अब क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जिसकी चारों बॉन्ड अलग अलग हाइड्रोजनों से संतुष्ट होती है, जिसकी चारों बॉन्ड की जो संयोजकता होती है, चारों कार्बन की जो चारों संयोजकता होती है अलग अलग बंधन से क्या होती है, संतुष्ट होती है, तो वो संतृप्त होता है। अगर नहीं देखे हैं संतृप्त असंतृप्त का वीडियो हमारा, तो आप पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि बोला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच, डबल बॉन्ड आता है, तो हम डबल बॉन्ड ही लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिए, तो डबल बॉन्ड ले लिए तो दो को पूरा हो गया, लेकिन इस कार्बन का अभी दो बॉन्ड खाली है, दो संयोजकता दोनों के पास खाली है। तो मान लीजिए कि दो संयोजकता खाली है, तो कोई और है यहाँ पर। ठीक है, कोई और यौगिक क्या तत्व इस दोनों संयोजकता से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा डबल बॉन्ड क्या है, कार्बन जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और ये जो हमारा हो गया असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त। ये जो है हमारा असंतृप्त है। अब इसको चेंज करेंगे निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, पीडी की उपस्थिति में। अब जब हम चेंज करते हैं इसको, तो देखिए क्या बनेगा कि यहाँ पर जो चेंज हम करेंगे, यहाँ पर देखिए निकेल है, पैलेडियम है, इसकी उपस्थिति में अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ते तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो ये जो जब हाइड्रोजन इसमें जोड़ेंगे, तो ये जो एक बॉन्ड जो बेफालतू में बनाया हुआ है, अपना बॉन्ड तोड़ देगा। ये तो मजबूरी में बनाया हुआ है ना, कि नहीं होगा तो संतुष्ट नहीं होगा। अब ऊपरका मन से बनाया हुआ है, तो ऊपरका मन से किया कोई भी काम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, तो ये भी बॉन्ड हमारा यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो जाएगा। और जब जानते हैं कि चार अलग अलग तत्व या यौगिक जुड़े हुए हैं इसमें, तो चार अलग अलग तत्व या यौगिकों को जोड़ दीजिए इसमें, दो इसमें जोड़ देते हैं, दो इसमें जोड़ देते हैं, अब हमारा हो गया। लेकिन अभी भी हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो बन गया, लेकिन अभी भी एक एक बॉन्ड इसका खाली है। तो एक एक बॉन्ड खाली है, तो इसी एक एक बॉन्ड में ही तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को जोड़ा था। तो जब हम लोगों ने अब ये क्या हो गया, हमारा संतृप्त हो गया। क्या हो गया? अब हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए इसमें हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। ये आपके कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में से एक गुणधर्म था। फिर इसका एक्सपेंसिव फिर हम बढ़ते हैं आगे की वीडियो। आइए देखते हैं हमारा कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म जो है उसका चौथा और आखिरी गुण हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये देखिए उन्हीं चारों गुण में से एक गुण है कि प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं। प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, विस्थापन की अभिक्रिया, इस सब को आपको चलकर पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर प्रतिस्थापन, विस्थापन, रेडॉक्स और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो यहाँ पे CH4 + Cl2, अगर किसी को चाहिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो हमारे चैप्टर 1 का जाके वीडियो देखें, हमारे चैप्टर 1 का वीडियो देखें, वहां पर जाके हम चैप्टर 1 का फुल जो चैप्टर है उसको हम लोग तैयार करके YouTube पे डाल दिया है। हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखें, क्योंकि आपको भी मालूम पड़ेगा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है। तो अब प्रतिस्थापन की अभिक्रिया कार्बनिक यौगिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक में एक और गुणधर्म होता है, रासायनिक गुणधर्म, ये प्रतिस्थापन कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे मेथेन है, मेथेन है, आप देखिए मेथेन है ना, ये मेथेन। ठीक है, मेथेन है। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 है, Cl2 है, क्या है, CH4 है, Cl2 है। यहाँ पर CH4 की अभिक्रिया किससे हम करा रहे हैं, CH4 की अभिक्रिया जो हम करा रहे हैं क्लोरीन से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? मेथेन की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं क्लोरीन से करा रहे हैं।
यहाँ पर सी और CH4 है, तो इसका जो हो गया CH4 और Cl2 की जो अभिक्रिया हम कराते हैं तो यहाँ पर देखिए किसकी उपस्थिति में कराते हैं, एक और बार यहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश रहता है जिसको आप लोग बोल सकते हैं H न्यू, इसको आप लोग इस प्रकार भी दर्शित करते हैं कि सूर्य प्रकाश या H न्यू सूर्य प्रकाश की ये उपस्थिति को दर्शाता है। तो जब हम मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमारा कार्बनिक यौगिकों में कहां प्रतिस्थापन होता है, तो देखिए ये जो हमारा C के चारों तरफ H लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, H लगा हुआ था, 4 गो H लगा हुआ था। जब भी हम इस क्लोरीन का, क्लोरीन है यानी कि दो क्लोरीन दो क्लोरीन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन एक और है, एक और क्लोरीन मान लीजिए, ठीक है, ये बॉन्ड हमने दर्शा रहा है, क्लोरीन दर्शा रहा है कि दो क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो CH4 और Cl2 जब अभिक्रिया करेगा, आप सभी जानते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम कर रहे हैं, तो कार्बनिक यौगिकों का प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि कार्बनिक यौगिकों में एक गुण होगा कि वो अपने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है किसी यौगिक के बदले, किसी तत्व के बदले। तो यहाँ पर देखिए ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो क्लोरीन के अणु हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ। तो ये क्या करता है, ये कार्बन बड़ा चालाक है, क्या बोलता है कि भाई हमारा पास ऐसा का 3 गो है, क्या है, हमारा पास ऐसा का 3 गो है, मतलब हाइड्रोजन 3 गो है, हम हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का त्याग कर देंगे, क्या करेंगे, तो ये हाइड्रोजन का जो त्याग करता है तो ये आपस में मिलकर ये अलग हो जाता है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन कहता है कि मेरे पास भी एक क्लोरीन ऑलरेडी है, तो ठीक है। तो एक जिसके पास हाइड्रोजन रहता है वो हाइड्रोजन का त्याग करता है, जिसके पास क्लोरीन रहता है वो क्लोरीन का त्याग करता है, और जब ये क्लोरीन चला जाता है, ये HCl आपस में निकल जाता है, तो जो आपका बचता है वो आखिरी में जो बचता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, एक बार फिर से लेके चलते हैं, H म्यू की उपस्थिति में जो ये क्रिया होती है, C देख रहे हैं आप H, लेकिन H एक हाइड्रोजन तो यहां से विस्थापित हो चुका है, तो बचा कितना है 3H, तो CH3। अब यहां पर देखिए अब EHCl तो अलग हो गया, लेकिन ECl क्या होगा, इस बॉन्ड में आके जुड़ जाएगा ना, तो E बॉन्ड में आके जब जुड़ेगा तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, CH3Cl, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस में ये Cl और ये H आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। अब देख लीजिए समीकरण आपका संतुलित है कि नहीं है, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, हाइड्रोजन का 4 हो गया, ठीक है, और क्लोरीन का, ठीक है, संतुलित है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यही हुआ आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। गौर से देखें, आप लोगों को संरचना सूत्र बनाकर समझाने का इसलिए मकसद था, मेरा यही था कि संरचना सूत्र बनाकर समझाएंगे तो आपके दिमाग में जल्दी से जाएगा, आपके माइंड को बहुत जल्दी इसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संरचना सूत्र बना के देखिए, कैसे देखे हैं, जिसके पास जो ज्यादा होता है ना वो उसका त्याग कर देता है, इसके पास क्लोरीन ज्यादा था तो ये क्लोरीन का त्याग किया, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा तो ये हाइड्रोजन का त्याग किया, और कार्बनिक यौगिकों में जो है प्रतिस्थापन का गुण पाया ही जाता है, आप जानते हैं, उसी का एक गुण पढ़े हम लोगों ने। और ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका बन चुका है CH3Cl एंड HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो का जो हमारा था, ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे का 1-2 वीडियो में हम ये चैप्टर भी समाप्त कर देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली कार्बन के यौगिकों के लिए, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करने के लिए था। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये वीडियो आपको 5 मिनट में याद आ जाएगी। जितना भी वीडियो बनाया है, ये वीडियो जितना मिनट्स का हो, भले ही 15 मिनट का हो, 16 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझाने में जितना टाइम लेते हैं इसलिए लेते हैं क्योंकि समझाएंगे आपको, जितना बेस्ट तरीका से हम आपको समझा सकते हैं और जितना बेस्ट तरीका से आप समझ सकते हैं, उतना ही बेस्ट तरीका से आप लिख भी पाइएगा, उतना ही बेस्ट तरीका से आप किसी को एक्सप्लेन भी कर पाइएगा। इसलिए समझाने में टाइम हम लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत ही छोटा था। अगर आप लिखना चाहेंगे तो एक पन्ना क्या हाफ पेज में ही हो जाएगा, ये आपका हाफ पेज में हो जाएगा, 1 पेज भी नहीं लगेगा इसके लिए, ठीक है, हाफ पेज में हो जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।